हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स में पिछली क्लास तक हम डेविसन जर्मर प्रयोग, डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति तथा डेविसन जर्मर द्वारा डी ब्रोगली द्वितीय प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन कर चुके हैं। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कुछ एक नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति या कणीय प्रकृति के कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर सारणीबद्ध कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का पहला उदाहरण है डेविसन जर्मर प्रयोग। यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। इसी तरीके से थॉमसन का इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रयोग, ये भी तरंग प्रकृति को दर्शाता है, और प्लांक विकिरण नियम भी तरंग प्रकृति को दर्शाता है। थॉमसन जो प्रदर्शित किया गया है नाम, यह जॉर्ज पैगेट थॉमसन है तथा इनके साथ क्लिंटॉफ जोसेफ डेविसन ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन के अध्ययन किए थे। उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन प्रयोग कहते हैं। दूसरी है इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति का पहला उदाहरण है जिंक सल्फाइड पर्दे पर इलेक्ट्रॉन के टकराने से उत्पन्न चमक सिद्ध करती है कि इलेक्ट्रॉन कणीय प्रकृति दर्शाता है। इसी तरह थॉमसन व मुलिकन के तेल बिंदु प्रयोग द्वारा भी हम स्पष्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से कृष्णिका विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव भी इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें निश्चित वेग और गतिज ऊर्जा होती है। अब हम इसका अगला पॉइंट टॉपिक यूज कर रहे हैं या ले रहे हैं, वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की तरंग व कणीय प्रकृति के आधार पर हाइजेनबर्ग ने यह सिद्धांत व्युत्पन्न किया, और सिद्धांत अब इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन की निश्चित समय टी पर स्थिति एवं संवेग का निर्धारण यथार्थ रूप से किया जाना संभव नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो तथा संवेग निर्धारण में अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो इसका गुणनफल h/4π के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसको हम गणितीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ये ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4π, जहाँ पर दिया गया डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता को दर्शाता है और डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता को दर्शाता है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिशील इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, उसके स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही समय में सही रूप से यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जाए तो संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग का यथार्थ निर्धारण किया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, और इन दोनों अनिश्चितताओं का न्यूनतम मान h/4π के तुल्य होता है और अधिकतम मान अनंत हो सकता है। यदि गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थिर माना जाए तो संवेग में परिवर्तन हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा पी संवेग परिवर्तन इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी, जहाँ पर लिया गया m स्थिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, अतः सूत्र में मान रखने पर डेल्टा x इंटू m डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू h/4π, या फिर इन डेल्टा h इंटू डेल्टा वी का गुणनफल h/4π m से अधिक या बराबर होता है। ये एक स्थिरांक मान है। त्रुटि या अनिश्चितता अनंत हो सकती है, अतः अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4π से अधिक होगा, लेकिन गणनाओं में न्यूनतम त्रुटि मानते हुए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h/4π m। अगर आपको अनिश्चितता का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बीच में इक्वल या बराबर का चिन्ह लगा करके सवाल सरल करना होता है।
यदि इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति ज्ञात की जाती है अर्थात स्थिति में अनिश्चितता शून्य है तो वेग या संवेग की अनिश्चितता अनंत होगी, क्योंकि दोनों का गुणनफल बराबर है। अतः एक का मान घटेगा तो दूसरा का मान उसकी तुलना में बढ़ना चाहिए। इसलिए यदि स्थिति की अनिश्चितता को हम घटाकर शून्य कर दें तो वेग या संवेग की अनिश्चितता अनंत होना लाजमी है। जबकि वेग या संवेग यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाता है तो स्थिति की अनिश्चितता अनंत होगी। ये वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ में संबंधित है, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का मान का गुणनफल एक स्थिरांक है जो कि h/4πm के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब हम अगला टॉपिक यूज कर रहे हैं या ले रहे हैं, वो है श्रोडिंगर तरंग समीकरण। परीक्षा में बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, लेकिन हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न भी इसके अंदर करेंगे और फिर उसका महत्व और उसका मॉडिफिकेशन या परिवर्तन भी देखेंगे। यह समीकरण प्रकाश तरंगों के लिए या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए व्युत्पन्न की गई थी, लेकिन डी ब्रोगली की सूक्ष्म कणों के लिए दी गई तरंग प्रकृति के कारण इसे इलेक्ट्रॉन तरंग हेतु भी लागू किया जाता है। मूल रूप से यह समीकरण तरंगों के लिए दी गई है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है तो यह समीकरण इलेक्ट्रॉन तरंग हेतु भी लागू की जा सकती है। यह समीकरण परमाणु में विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में किस स्थान पर कहाँ उपस्थित है, इसकी संभावना कितनी है, उसको ज्ञात करने के लिए यह समीकरण काम में आती है। यह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी आधारभूत समीकरण है जो नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंग के रूप में या स्टेशनरी वेव्स के रूप में इलेक्ट्रॉन की धारणा पर आधारित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। यह समीकरण क्वांटम यांत्रिकी की आधारभूत समीकरण है जो नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंग या स्टेशनरी वेव के रूप में इलेक्ट्रॉन की धारणा को प्रदर्शित करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंग अप्रगामी तरंग है जिस पर यह समीकरण लागू की जाती है। इलेक्ट्रॉन की अप्रगामी तरंग से संबद्ध सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन का किसी बिंदु पर, वो एक्स वाई जेड या किसी अक्ष पर हो सकता है, किसी बिंदु पर अंतराक्ष या अंतराकाश निर्देशांकों के रूप में या आकाशीय निर्देशांकों के रूप में निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के अप्रगामी तरंग से संबद्ध इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते हैं और इसे तरंग फलन साई के द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पर दिया गया तरंग फलन साई 0 साइन 2 पाई न्यू टी के बराबर होता है, जिसे हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। यहाँ पर साई प्रतीक के रूप में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी में अगर नामकरण किया जाए तो PSI और उच्चारण किया जाता है साई, P साइलेंट रहता है। तो साई बराबर अप्रगामी तरंग का तरंग फलन है जो कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध रहती है। जहाँ पर दिया गया साई नोट या साई 0 किसी निश्चित बिंदु पर तरंग का आयाम है जो समय से अप्रभावित रहता है, अर्थात समय पर निर्भर नहीं करता है। अतः इसे XYZ अक्ष का फलन कहते हैं। न्यू इलेक्ट्रॉन तरंग की आवृत्ति है, टी यहाँ पर समय को इंगित करता है। समीकरण 1 का समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे। डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू साई 0 2 पाई न्यू डॉट कॉस 2 पाई न्यू टी। समीकरण 1 का अवकलन करने के बाद यह पद प्राप्त होता है। इस अवकलित समीकरण का पुनः अवकलन किया जाए तो द्वितीय कोटि अवकलज के रूप में हम प्राप्त करते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस साई 0 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू साइन 2 पाई न्यू टी। इसे देते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 से करने पर जहाँ साई 0 साइन 2 पाई न्यू टी साई के बराबर होता है और उसका मान समीकरण 2 में रखें तो हमें प्राप्त होता है द्वितीय कोटि अवकलज डेल स्क्वायर साई अपॉन
डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक है, माइनस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एंड बाकी घटक की जगह हम साई रख देते हैं। ये है समीकरण नंबर 3। ये द्वितीय कोटि समय अवकलज है और ये तरंग फलन के द्वितीय कोटि अवकलज के रूप में समीकरण 3 से दर्शाया गया है। समीकरण 3 में प्रयुक्त प्रतीक में न्यू आवृत्ति को प्रदर्शित करता है जो कि v अपॉन लैम्डा के बराबर है, और v यहाँ इलेक्ट्रॉन का वेग और लैम्डा तरंग दैर्ध्य या इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया तरंग दैर्ध्य दो सुरंगों और गर्तों के मध्य की दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर स्मॉल लेटर v इलेक्ट्रॉन के वेग को दर्शाता है। यदि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गतिशील है तो v की जगह c लिखा जाता है, लेकिन चूंकि ये कणों के लिए इलेक्ट्रॉन किरण के लिए प्रयुक्त किया गया इसलिए इस v के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, यह आप सावधानी से थोड़ा ध्यान रखना, आवृत्ति न्यू v की तरह लग रहा है लेकिन इसका प्रतीक थोड़ा सा भिन्न है और इलेक्ट्रॉन का वेग v भी भिन्न है। इस न्यू का मान समीकरण 3 में रख दिया जाए तो द्वितीय कोटि अवकलज बराबर -4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर की जगह v स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई 4 समीकरण के रूप में लिखा जाएगा। श्रोडिंगर तरंग समीकरण तरंग गति हेतु चिरसम्मत रूप में निम्न प्रकार अवकलित रूप में दर्शाई जाती है। चिरसम्मत यांत्रिकी के रूप में इस समीकरण के द्वितीय कोटि अवकलज को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं, जिसमें डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यह समीकरण हम सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित करें तो द्वितीय कोटि अवकलज साई के बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई, समीकरण नंबर 5, जहाँ दिया गया डेल्टा स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है और ये संघ कारक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जो स्थिति को प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बराबर हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर और पूरे घटक का गुणनफल है इंटू साई। यहाँ पर वी स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ और समीकरण के अंदर पीछे बचेगा डेल स्क्वायर साई प्लस पक्षांतरण करने के पश्चात डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। ये है समीकरण नंबर 6। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से लैम्डा का मान समीकरण 6 में रख दिया जाए तो इसके अंदर समीकरण 6 में लैम्डा का मान डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के रूप में रखा जाए, जहाँ पर लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। चूँकि समीकरण 6 में लैम्डा वर्ग के रूप में है तो लैम्डा वर्ग या वर्ग लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। मान रखने के बाद डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 7। चूँकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कोशों में परिक्रमण करता है, अतः निश्चित कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंग का तरंग दैर्ध्य साई फलन के रूप में निश्चित होता है जो केवल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। केवल ऊर्जा का घटक है या ऊर्जा पर ही साई निर्भर करता है। निश्चित कोश में गतिशील इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। अतः समीकरण के अंदर ऊर्जा घटक जोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर E इक्वल टू गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर प्लस स्थितिज ऊर्जा V के योग के बराबर प्रदर्शित की जाती है। ये इलेक्ट्रॉन तरंग की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन कणीय रूप में प्रदर्शित है तो इसकी गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा केवल mv स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर के बराबर ही होती है। या इसको हम पुनर्व्यवस्थित करें तो mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू सी प्लस
वी। वैसे ये सी ई माइनस वी है क्योंकि ई वी प्लस में है, बाईं ओर लेके आए तो ई माइनस वी हो जाएगा। तो ये समीकरण है सही रूप में एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू सी माइनस वी। यहाँ पर वी स्थितिज ऊर्जा को दर्शाता है। इससे पहले हमने वी विभव के रूप में भी प्रदर्शित किया है और स्मॉल लेटर वी के अंदर हमने इसको वेग के रूप में प्रदर्शित किया है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल वी स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जैसा कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण में भी प्रयुक्त होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यह विभव नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का घटक है। समीकरण को दोनों ओर m से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू ब्रैकेट में ई माइनस वी। समीकरण नंबर है 8। समीकरण 7 में मान रखने पर समीकरण 8 का मान समीकरण 7 में रख दिया जाए, जहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर घटक दिया गया है। मान रखने के बाद प्राप्त होगा डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 2m इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। और इसे हम सरल करें तो समीकरण 9 के रूप में प्राप्त होगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी गुणा साई बराबर 0। यही श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, जिसमें लैप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर का मान भी रख दिया जाए तो ये समीकरण प्राप्त होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी ब्रैकेट बंद इंटू साई बराबर 0। और इसी समीकरण को हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। समीकरण नंबर 10 श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, जिसमें समय कारक t नहीं होने के कारण इस समीकरण को समय अनाश्रित समीकरण या टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा जाता है, जहाँ प्रयुक्त स्थिरांकों में या घटकों में साई तरंग फलन को प्रदर्शित करेगा जो इलेक्ट्रॉन की तरंग से संबद्ध है, m इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को या स्थिर द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, h प्लांक नियतांक को दर्शाता है जिसका मान निश्चित है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एम के पद्धति में या ऐसे पद्धति में लिखा जाता है। ई कैपिटल जो प्रदर्शित किया गया है ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। कैपिटल वी स्थितिज ऊर्जा को, जो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, जहां एक्स वाई जेड त्रिनिर्देशांक है जो अक्षों के रूप में लिखे जाते हैं। यह समीकरण या यह तरंग समीकरण त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गति अंतराकाश निर्देशांकों को एक्स वाई जेड पर द्वारा निरूपित करती है। अर्थात एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में से किसी भी स्थान पर त्रिविमीय रूप से अंतराकाश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करती है और उसी के लिए प्रयुक्त की जाती है। यदि गति एक अक्ष के सापेक्ष है, अर्थात इलेक्ट्रॉन यदि केवल एक अक्ष के सापेक्ष गति कर रहा है, तो प्राप्त समीकरण को हम एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। जैसे एक्स अक्ष के सापेक्ष गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें वाई और जेड अक्ष को हटा दिया जाए तो समीकरण प्राप्त होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी गुणा साई बराबर 0। ये समीकरण नंबर 11 ये एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण, उसका व्युत्पन्न और त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण, समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण तथा एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखी हैं। परीक्षा में अलग अलग प्रश्न के रूप में आपको व्युत्पन्न करने के लिए कहा जाए तो आप टाइम इंडिपेंडेंट और एक विमीय मोनोक्रोमेटिक और त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कर सकते हैं। आज हम यहीं तक लेते हैं।
अगली क्लास में श्रोडिंगर तरंग समीकरण का महत्व और तरंग फलन के महत्व को प्रदर्शित करेंगे।